तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 327 यिरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस अल्बा के कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ये कार्ड बहुत ज्यादा सही कार्ड है। बेशक यहां पर जोशुआ वैन और तत्सुरो ताइरा की जो फाइट होनी थी वो फाइट कैंसिल हो चुकी है, बट तब भी ये काफी बैलेंस्ड आउट मेन कार्ड लग रहा है। और अंडर कार्ड की बात करें तो 327 का अंडर कार्ड बहुत ज्यादा सही है, जहां पर अर्ली प्रीलिम कार्ड में ही हमें देखने को मिल जाएगा केल्विन गैस्लम की फाइट विद विसेंटे लुके। फिर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो ये प्रीलिम कार्ड तो खुद में ही फाइट नाइट का मेन कार्ड बन सकता है, जिधर गैमरॉड की फाइट हो रही है रिबोविक्स के साथ, फिर केविन हॉलैंड फाइट कर रहा है रैंडी ब्राउन के साथ, और प्रीलिम की फीचर्ड फाइट में पेट्रिशियो पिटबुल की फाइट हो रही है एरन पिको के साथ। आई थिंक सो ये वाला कार्ड बहुत अच्छा डिलीवर करने वाला है, जहां पर मेन कार्ड में लग रहा है बहुत सारे फिनिशेस आएंगे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये कार्ड पूरा डिलीवर करे। और अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बात करते हैं प्रिडिक्शंस की, जिधर स्टार्ट करते हैं प्रीलिम से। जो फाइट मुझे बहुत ही ज्यादा सही लग रही है, यानी कि लाइट वेट डिवीजन की फाइट मथेउस गैमरॉड वर्सेस एस्टेबान रिबोविक्स की। ये फाइट क्लासिकल ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर के बीच में फाइट है, जहां पर ऑब्वियसली मथेउस गैमरॉड के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है ग्राउंड में। बट जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो यहां पर एस्टेबान बहुत ज्यादा शाइन करता है, जिधर उसके पास नॉकआउट पावर भी है, वो ज्यादा फास्ट है गैमरॉड से। तो फाइट में बस एक बात इंपॉर्टेंट होगी, क्या एस्टेबान रिबोविक्स मथेउस गैमरॉड के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा? क्योंकि अगर तो वो कर लेता है तो जस्ट लाइक डैन हुकर या फिर बेनील दारुश की फाइट को उठा लो, गैमरॉड का हमने देखा है कि उसका गेम प्लान थोड़ा सा बाहर चले जाता है और वो ब्रॉल करने लग पड़ता है। एंड वी नो कि मथेउस गैमरॉड की चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेन नहीं है, तो वहां से एस्टेबान गैमरॉड को बीट कर सकता है। बट वंस अगेन मेन यहां पर ये है कि क्या गैमरॉड को टेकडाउन्स मिलने वाले? मुझे लगता है कि गैमरॉड को मिल जाएंगे टेकडाउन्स, इसीलिए मेरी फाइट में प्रेडिक्शन है मथेउस गैमरॉड टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। गैमरॉड का हम देख चुके हैं कि वो काफी हाई लेवल कंपटीशन में खेल चुका है, और अनफॉर्चुनेट है उसके लिए कि वो जब भी टॉप ऑफ द डिवीजन में फाइट करता है तो वो फाइट्स को लूज कर जाता है। बट इसी के ऑपोजिट जब भी वो स्टेप डाउन कंपटीशन में फाइट करता है तो हमेशा वो विन किया है। और यहां पर भी एस्टेबान रिबोविक्स एक काफी अच्छा फाइटर है, बट वो एक स्टेप डाउन है कंपटीशन में। यहां पर हमें क्लासिकल गैमरॉड देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो चेन रेसलिंग कर रहा है, बार बार रिबोविक्स को ग्राउंड में लेके जा रहा है, और ये फाइट पूरी डिस्टेंस जा रही है, जहां पर गैमरॉड फाइट को विन कर रहा है बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर केविन हॉलैंड फाइट कर रहा है रैंडी ब्राउन के साथ। और ये एक ऐसी फाइट है जहां पर पहले मैं किसी और को पिक कर रहा था, बट अब मैं किसी और को पिक करने वाला हूं। ये प्रेडिक्शन वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में था कि मैं केविन हॉलैंड को पिक करने वाला हूं। वो बोल सकते हैं ज्यादा बैटल टेस्टेड है, उसने ज्यादा अच्छे कंपटीशन के साथ फाइट की है, उसकी चिन भी काफी अच्छी है। बट फिर जब मैं रियली इस पिक को क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे ये भी लग रहा है कि केविन हॉलैंड अपनी फाइट्स को इतना सीरियसली नहीं लेता है। वो एक साल में 4 से 5 फाइट कर लेगा, बस उसके लिए इंपॉर्टेंट मनी है जो कि उसे बहुत ज्यादा मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो फाइट्स को लेकर इतना भी ज्यादा सीरियस होता है। और यहां पर अगर रैंडी ब्राउन की बात करें तो वो पूरा कंप्लीट ऑपोजिट है, वो डेफिनेटली हंग्री होने वाला है फाइट को विन करने के लिए। तो स्पीड रैंडी ब्राउन के पास है, वो ज्यादा आउटपुट को थ्रो करने वाला है। बस यहां पर बोल सकते हैं जो रैंडी ब्राउन की वीकनेस है वो है उसकी चेन। तो अगर यहां पर केविन रियली किल के लिए चाहता है, फॉर श्योर वो रैंडी ब्राउन को नॉकआउट कर सकता है। बट जब पावर की बात करते हैं तो रैंडी ब्राउन के पास भी पावर है, वो किक्स को भी बहुत अच्छे वे से थ्रो करता है। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि फाइट में जब रैंडी ब्राउन उसके ऊपर आउटपुट को थ्रो करेगा तो केविन हॉलैंड थोड़ा सा शेल करने वाला है, वो ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करेगा, वो फाइट को थोड़ा सा क्लोज लेके जाएगा। बट फिर एंड में ज्यादा आउटपुट को शो करते हुए, ज्यादा बेटर टेक्निक दिखाते हुए रैंडी ब्राउन फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। और अब बात करते हैं प्रीलिम कार्ड की फीचर्ड फाइट के बारे में, जहां पर ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की है, और ऐसा लग रहा है कि हम बेलेटोर देखने वाले हैं। ये फाइट बेलेटोर में होनी चाहिए थी, बट अब यहां पर यूएफसी में हो रही है, यानी कि पेट्रिशियो पिटबुल की फाइट हो रही है एरन पिको के साथ। बेलेटोर वर्सेस बेलेटोर, जो लूजर होगा उसे कट कर देगी यूएफसी। मे भी ऐसा हो भी सकता है, हु नोज। दोनों ही फाइटर्स की बात करें तो दोनों ही इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखे। पिटबुल डेफिनेटली अपनी प्राइम में नहीं है, वो ओल्ड हो चुका है। जहां पर रॉड्रिगेज के साथ उसने कुछ भी थ्रो नहीं किया, वो फ्रीज हो जाता है और वो लूज कर जाता है फाइट को। वेयरएज डैन हिगे के साथ बोल सकते हैं उसने समवट फाइट को पुट ऑन किया, बट तब भी वो फाइट इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं थी। और अगर दूसरी साइड एरन पिको की बात करें तो वो तो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था और ब्रूटली नॉकआउट हुआ था लीरॉन मर्फी से। बैटल ऑफ बेलेटोर फाइटर्स हम देखने वाले हैं, जहां पर दोनों में जो मेन डिफरेंस दिखता है वो तो एज का ही है, जिधर पिटबुल 38 का है और एरन पिको अभी बस 29 का है। तो श्योरली एरन पिको ने अपनी लास्ट फाइट से काफी ज्यादा सीखा होगा, जहां पर मुझे लगता है इस बार भी वो एग्रेसिव होगा, बट इतना ज्यादा भी ओवर एग्रेसिव नहीं हो जाएगा कि वो नॉकआउट हो जा रहा है पिटबुल से, वो कोई काउंटर पंच को खा ले रहा है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं फाइट में पिटबुल पूरा देखने वाला है काउंटर करने का। वो जो ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करता है या फिर जो उसके हुक्स हैं, वो डेफिनेटली वो पिको के ऊपर लैंड करने की ट्राई करेगा। बट क्या उसे ये पंचेस मिलने वाले हैं? आई एम नॉट श्योर गाइस।
गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनली एरन पिको एक प्रॉपर फाइट को दिखाने वाला है, जहां पर वो अग्रेसिव भी होगा, फाइट को लेके आएगा, बट इसी के साथ वो अपने डिफेंस को भी दिखाने वाला है और फॉर श्योर वो पिटबुल से ज्यादा फास्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर पिटबुल को वो काउंटर पंचेस नहीं मिलते हैं तो फिर एरन पिको फाइट को विन करने वाला है और वो प्रोबेबली फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। पिटबुल के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी 2 फाइट्स देखी पिटबुल की, मैंने देखा है उसे थोड़ा सा फ्रीज होता हुआ, जहां पर वो ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है बार बार पिटबुल को टैग करते हुए पिको पॉइंट्स को लेने वाला है और मे बी 3 राउंड्स में 2-1 जीतकर वो फाइट को विन कर जाएगा। अब चलते हैं मेन कार्ड में, जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स कब स्वॉनसन वर्सेस नेट लैंडबर्ट के बीच में। 42 इयर्स का हो चुका है कब स्वॉनसन, और वैसे तो उसकी लास्ट फाइट थी रिटायरमेंट फाइट, बट वो उसने इतने इंप्रेसिव वे से विन की थी जहां पर वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। तो इसीलिए वो वापस आए और एक और बार वो फाइट करने वाला है, यानी कि ये फाइट उसकी रिटायरमेंट फाइट है। बट आई थिंक सो इस बार कब स्वॉनसन का जो ओपोनेंट नेट लैंडबर्ट है वो उसके लिए टफ फाइट रह सकता है, और मे बी ये जो रिटायरमेंट है ये जैसे प्लान की गई है वैसे ना जाए। 42 इयर्स का है कब, बट डेफिनेटली वो नेट के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, उसके पास है नॉकआउट पावर, और जस्ट लाइक लास्ट फाइट मुझे यहाँ पर लगता है कि वो नेट लैंडबर्ट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है और स्टार्टिंग में ही ट्राई करेगा नेट को फिनिश करने की। बट यहाँ पर ये वाला ट्विस्ट आता है कि नेट लैंडबर्ट के पास है एबिलिटी सर्वाइव करने की। बेशक वो लास्ट की कुछ फाइट्स में नॉकआउट हो रहा है, वो फिनिश हो रहा है, बट तब भी उसके पास एबिलिटी है स्टार्टिंग में पनिशमेंट लेने की। तो यहाँ पर भी फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में कब स्वॉनसन विन कर रहा होगा, जहां पर वो नेट को आउटस्पीड करते हुए उसके ऊपर ज्यादा पंचेस लैंड करेगा। नेट का इतना अच्छा डिफेंस भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो टैग होने वाला है। मे बी वो रॉक होकर ड्रॉप भी हो जाए, वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है वो सर्वाइव करने वाला है। और क्योंकि कब स्वॉनसन ने बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया होगा, तो मे बी राउंड 2 के सेकंड हाफ या फिर राउंड 3 में हम देखने वाले हैं कि नेट अब पेस को पुश कर रहा है, वो एग्रेसिव हो रहा है। और क्योंकि कब स्वॉनसन इतने भी ज्यादा अपने गार्ड को ऊपर नहीं रखता है, तो वो ज्यादा टैग होने लगा है। और हमने ये नेट की फाइट में देखा है कि जब वो मोमेंटम को पा लेता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट करने लगता है, जहां पर उसके पंच कॉम्बिनेशंस लैंड हो रहे हैं, वो अपने ओपोनेंट को ब्रेक कर रहा है। तो यहां पर भी मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, और इसीलिए यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है नेट लैंडबर्ट टू विन बाय राउंड 3 नॉकआउट। तो स्टार्टिंग में कब राउंड्स को विन करने वाला है, बट फिर मुझे लगता है नेट द ट्रेन अपना मोमेंटम पकड़ने वाला है और फाइट को वो फिनिश करने वाला है। फिनिश की बात चली है तो अगली फाइट में गारंटी फिनिश आने वाला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स डोमिनिक रेस वर्सेस जॉनी वॉकर की फाइट। पता नहीं क्यों ये वाला मैचअप बनाया, आई हेट दिस मैचअप टू बी ऑनेस्ट। दोनों फाइटर्स बोल सकते हैं अपनी प्राइम में तो है नहीं, और दोनों की ही ग्लास चिन है। जब जॉनी वॉकर नॉकआउट होता है वो हमेशा बहुत ही अजीब फैशन से नॉकआउट होता है, जो वैसे तो सैड है देखना क्योंकि ब्रेन डैमेज हो रहा है, बट इसी के साथ मजा भी आता है देखने में। वेयरएज कंप्लीट ऑपोजिट इसका बोल सकते हैं, जब डोमिनिक रेस नॉकआउट होता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए मैं ये वाला मैचअप नहीं चाहता था, क्योंकि गारंटी लग रही है कि दोनों में से कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट होने वाला है। अब मेन डिफरेंस दोनों की फाइट गेम में बस टेक्निकलिटी का है, जहां पर डोमिनिक रेस बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। वो अभी भी देखा जाए तो सिर्फ अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो वो टॉप लाइट हेवीवेट फाइटर्स में आता है, बट वही बात आ जाती है उसकी पंच लेने की एबिलिटी नहीं बची है। वेयरएज जॉनी वॉकर की बात करें तो अनलाइक डोमिनिक वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड पंचेस को थ्रो करता है, उसके पास इतना ज्यादा सेटअप या फिर टेक्निक नहीं है, बट क्योंकि वो इतना लंबा फाइटर है उसके पास लॉन्ग रीच है। यहां पर भी उसके पास 4 to 5 इंचेस की रीच है, तो कोई ना कोई उसका पंच लैंड हो जाता है और उसके पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है। पर इसी के साथ एक और बात तुम नोटिस करना, अब यहां पर जॉनी वॉकर थोड़ी सी कॉशियस रहकर फाइट कर रहा है। वो जानता है कि उसके पास इतनी अच्छी चिन नहीं है, तो लास्ट कुछ फाइट्स में हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा किक्स को थ्रो कर रहा है, वो ज्यादा जैब को लैंड करने की ट्राई कर रहा है। तो जॉनी वॉकर को बोल सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। मेरी ओपिनियन ये है, दोनों में से किसी को भी पिक कर लो, दोनों की प्रॉब्लम बस एक है कि किसी ने भी अगर क्लीन पंच को लैंड कर दिया तो ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है। मेनली हम जो फाइट में देखने वाले हैं वो ये है कि कौन सा फाइटर बिग पंच को पहले कनेक्ट करता है और दूसरे को नॉकआउट कर देता है। मैं यहां पर चाह रहा हूं जॉनी वॉकर टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट, जिधर आई रियली होप कि मैं गलत हूं और डोमिनिक रेस फाइट को विन कर जाए, क्योंकि आई लाइक डोमिनिक। पर कहीं ना कहीं वो फीलिंग से आ रही है कि डोमिनिक पहले बहुत अच्छी फाइट करेगा, वो ज्यादा टेक्निकल रहेगा, पंचेस को थ्रो कर रहा है, किक्स को लैंड करने की ट्राई कर रहा है, बट आउट ऑफ नोवेयर जॉनी वॉकर कुछ ना कुछ वाइल्ड थ्रो करने वाला है और डोमिनिक रेस के ऊपर कनेक्ट करते हुए वो डोमिनिक को नॉकआउट कर देगा। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो ये वाली फाइट में तुम्हें बता देता हूं, ये प्रोबेबली जीरी प्रोहास्का और कार्लोस अल्बर्ग की फाइट के बाद सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फाइट है, जहां पर हेवीवेट डिवीजन की फाइट होने वाली है कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस जॉश हॉकेट के बीच में। और यहां पर मेजॉरिटी लोग ट्यून इन करने वाले हैं कि जॉश हॉकेट फाइट को लूज करे। एक और ऐसी फाइट मेरे लिए जो 50-50 मुझे लग रही है, और जस्ट लाइक केविन हॉलैंड और रैंडी ब्राउन की जो फाइट थी,
यहाँ पर भी मैं बहुत बार अपनी पिक को चेंज कर चुका हूँ। मैं दोनों ही फाइटर्स के लिए कि वो कैसे फाइट को विन करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा केस बना सकता हूँ। जहां पर कर्टिस ब्लेड्स है तो ऑब्वियसली उसके पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। उसने जस्ट अभी अपनी लास्ट फाइट में एक अपकमिंग फाइटर को बीट किया। उसके स्ट्राइकिंग के फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो वो स्ट्राइक भी कर सकता है, वो ऑब्वियसली रेसलिंग भी करता है, तो ऑलराउंड फाइटर है कर्टिस ब्लेड्स। और बोल सकते हैं अगर तो वो पहले राउंड को सर्वाइव कर जाता है तो काफी चांसेस उसके इंक्रीज होने वाले हैं टू विन द फाइट। जॉश हॉकेट की बात करें तो ये फाइटर पूरा क्रेजी है। अब ये इतना बड़ा हैवीवेट फाइटर नहीं है, बट तब भी अभी तक हमने जितना देखा है ये रैग डॉल कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को। और एक बेटर फाइटर से ज्यादा मैं जॉश हॉकेट को बोलूंगा कि ये एक ज्यादा बेटर एथलीट है, क्योंकि हैवीवेट डिवीजन को जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर ज्यादा फैट हैं, इसीलिए उनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, वो ज्यादा एथलेटिक नहीं है। बट जॉश हॉकेट इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। वो पहले ही राउंड में फुल एग्रेसिव आता है, अपने पंचेस को स्विंग करता हुआ, ओवरहैंड राइट पंचेस को वो स्विंग कर रहा है, ग्राउंड में फाइट को लेके जा रहा है, एकदम से ओपोनेंट को शॉक ही कर दे रहा है, जहां पर ओपोनेंट को समझने का भी टाइम नहीं मिलता है और उतनी ही देर में जॉश हॉकेट फाइट को फिनिश कर दे रहा है। तो यहां पर जो फाइट हो रही है, जो मुझे लग रहा है वो हो रही है ब्लेड्स के एक्सपीरियंस वर्सेस हॉकेट की एथलेटिक एबिलिटी के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली ये हैवीवेट डिवीजन है और पावर तो दोनों के पास होने वाली है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को क्लीन पन से नॉकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं न्यू एडिशन अनडिफीटेड फाइटर जॉश हॉकेट के साथ। फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है कि जॉश हॉकेट फर्स्ट राउंड नॉकआउट करने वाला है कर्टिस ब्लेड्स को, जहां पर मुझे लगता है वंस अगेन जॉश हॉकेट फुल एग्रेशन के साथ आने वाला है। वो कर्टिस ब्लेड्स को ग्राउंड में लेके जाएगा और वहीं पर बहुत ज्यादा ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से वो जरा भी टाइम नहीं देने वाला है कर्टिस ब्लेड्स को संभलने का, और मुझे लगता है अपने इतने ज्यादा पंचेस को लैंड करते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देगा। बट गाइस उल्टी भी पड़ सकती है फाइट, जहां पर ब्लेड्स के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो टॉप हैवीवेट फाइटर्स में से एक है और पहले भी उसके अगेंस्ट ऐसे ही अटैक्स हुए जहां पर वो डिफेंड कर लेता है और फाइट को फिर विन भी कर गया है। जॉश हॉकेट की जो एक वीकनेस मुझे लगी है वो है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, एंड ऑब्वियसली वो हैवीवेट है तो वो जल्दी टायर्ड हो जाता है। राउंड 2 में ही जब उसकी फाइट गई है तो वहां पर दिखा है कि जॉश हॉकेट टायर्ड हो चुका था। कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट ऐसा होता है तो फिर जॉश हॉकेट फाइट को लूज करने वाला है और कर्टिस ब्लेड्स डिसीजन को विन कर जाएगा। बट मैं यहां पर जा रहा हूं जॉश हॉकेट के साथ, जिधर मैं उसकी राउंड 1 की जो फ्यूरी है उसे थोड़ा सा ज्यादा बैक कर रहा हूं। जॉश हॉकेट इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक करता है, मोस्टली ये क्रिंज रहती है, बट इसी के साथ काफी लोग भूल जाते हैं कि वो अनडिफीटेड है और अभी तक वो बहुत अच्छा दिखा है फाइट्स में। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी जॉश हॉकेट के लिए, जहां पर अगर वो कर्टिस ब्लेड्स को बीट कर देता है इमीडिएटली वो टॉप 5 में आने वाला है और एक दो और विंस लेकर टाइटल के लिए भी वो फाइट कर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। जॉश हॉकेट के लिए कर्टिस ब्लेड्स एक बहुत बड़ा स्टेप अप है और इसीलिए ये फाइट मेरी ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और अब मूविंग ऑन, तो जो न्यू को मेन इवेंट बनी है उसको देखते हैं, जहां पर ये फाइट है लाइट हैवीवेट डिवीजन फाइटर्स अजमत मुर्ज़ेकनॉव और पॉलो कोस्टा के बीच में। पॉलो कोस्टा मिडिल वेट से आ चुका है लाइट हैवीवेट डिवीजन में, पर अगर हम उसके अजमत के कंपैरिजन में साइज को देखते हैं तो वो ज्यादा बड़ा है अजमत से। ये चीज उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो जैसे बोला जाता है लाइटर मैन स्किल लेके आ रहा है पॉलो कोस्टा, जिधर वो बाकी लाइट हैवीवेट फाइटर से ज्यादा फास्ट होगा, और इस वाली फाइट में उसके पास साइज की भी एडवांटेज है। तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मुझे तो ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज लग रही है। बट जब अजमत मुर्ज़ेकनॉव की बात करते हैं तो साइज उसके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने पूरे करियर में ज्यादा ही बड़े फाइटर से फाइट कर रहा है। और जस्ट अभी हमने लास्ट फाइट में देखा था जहां पर उसने अपने जैब से ही रैकेज को नॉकआउट कर दिया था। एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूं, यहां पर तुम्हें देखने पे लग रहा होगा कि पॉलो कोस्टा के पास तो बहुत ज्यादा पावर होगी, ऑब्वियसली वो एक ग्रीक गॉड की तरह बना हुआ है, बट रियलिटी इज अजमत के पास ज्यादा नॉकआउट पावर है। उसने बहुत ज्यादा नॉकआउट्स किए हैं एज कंपेयर टू पॉलो कोस्टा, जहां पर कभी भी तुम ये नहीं बोल सकते कि पॉलो कोस्टा वन पंच नॉकआउट करने वाला है। वो अगर नॉकआउट भी कर रहा है अपने ओपोनेंट को तो मैक्सिमम टाइम वो पंच कॉम्बिनेशंस आएंगे, बट अगर अजमत की बात करें तो वन पंच नॉकआउट करता है वो। अगर साइज की एडवांटेज पॉलो कोस्टा के पास है तो पावर की एडवांटेज अजमत मुर्ज़ेकनॉव के पास है, और फाइट में दोनों का ही एक बहुत बड़ा वेपन रह सकता है। जहां पर अजमत की बात करें तो साउथ पास स्टांस में जो वो अपने राइट स्नैपिंग जैब को थ्रो करता है वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है। हमने बार बार देखा है अजमत की फाइट में कि इन्हीं स्नैपिंग जैब से वो अपने ओपोनेंट को हर्ट करता है, और उसी के बाद फॉलो अप में फिर उसका ह्यूज लेफ्ट पंच आता है और उससे ओपोनेंट नॉकआउट हो जाते हैं। दूसरी साइड पॉलो
कोस्टा का मुझे यहाँ पर लगता है कि उसकी लेग किक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, जहां पर वो बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा है, हेड किक्स को थ्रो कर रहा है। हमने देखा है कि कोस्टा इन्हीं हेड किक से अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, और यहाँ पर क्योंकि अजमत का साउथ पास स्टांस है तो राइट हेड किक पॉलो कोस्टा की परफेक्टली लैंड कर सकती है। अगर तो यहाँ पर फाइट में कोस्टा जैसे उसने लास्ट फाइट रोमन कोपिलोव के साथ की थी वैसे फाइट करता है तो ये उसके लिए मेरी ओपिनियन में काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अजमत को अगर हम रियली देखें तो वो इतना ज्यादा आउटपुट थ्रो करने वाला फाइटर नहीं है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटर शॉट्स पे रिलाई करता है, जो उसका बिग लेफ्ट पंच है वो उसका काफी बार काउंटर से आता है। तो मेरी ओपिनियन में यहाँ पर कोस्टा को ये रिस्क लेना होगा कि अजमत उसे काउंटर शॉट पे कैच करके उसे ड्रॉप भी कर सकता है, उसे हर्ट भी कर सकता है। बट अगर कोस्टा के केस में ये जो लाइट मैन स्किल है ये रियली वर्क कर जाता है तो कोस्टा के पास ज्यादा स्पीड रहेगी, जिससे कि अजमत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसे काउंटर पंचेस में टाइम करने का, और पॉलो कोस्टा इसकी एडवांटेज लेते हुए ज्यादा वॉल्यूम को थ्रो कर सकता है। तो मुझे ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज लग रही है। बट अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं अजमत मुर्ज़ेकनॉफ टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ वॉर हो। और एक चीज मैंने कोस्टा की भी नोटिस की है, जब उसका ओपोनेंट उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन करता है तो कहीं ना कहीं कोस्टा भी थोड़ा सा फ्रीज अप हो जाता है। कोस्टा की लास्ट फाइट की अगर बात ना करें तो बाकी प्रीवियस फाइट्स में हमने ये चीज देखी है, और यहां पर अजमत के पास पूरी कैपेबिलिटी है इसकी, जिधर जब भी कोस्टा उसके ऊपर अटैक करने का देख रहा है एकदम से अपने स्नैपिंग जैब से या फिर ओवरहैंड लेफ्ट पंच से वो कोस्टा को काउंटर कर रहा है, और इससे कोस्टा फिर बैकफुट में ही रह रहा है और अजमत के पास पूरी फाइट में अपर हैंड आ जा रहा है। फिनिश आने यहां पर मुश्किल है क्योंकि कोस्टा की भी चिन काफी अच्छी है, इसीलिए मैं यहां पर जा रहा हूं अजमत मुर्ज़ेकनॉफ टू विन, जहां पर वो स्टिल अनडिफीटेड रहेगा और फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का की फाइट होने वाली है कार्लोस अल्बर्ग के साथ। फाइट बाय फाइट यिरी प्रोहास्का ये प्रूव कर रहा है कि ऑन पेपर ये देखना बंद कर दो कि किस फाइटर के पास ज्यादा अपर हैंड है। जहां पर अभी तक यिरी प्रोहास्का जिन भी फाइटर्स के साथ फाइट करता है ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि वो लूज करेगा फाइट को, बट रियलिटी में फाइट कंप्लीटली ऑपोजिट जाती है, जहां पर मेन फैक्टर उसके पंचेस नहीं है बल्कि जो उसकी विल है नेवर गिव अप की, जहां पर वो फाइट करता रहेगा। पंचेस को वो फेस पे ले रहा है, लेग किक्स को ले रहा है, बट तब भी वो फॉरवर्ड मूव करता रहेगा और इवेंचुअली फिर वो इससे अपने ओपोनेंट को ब्रेक ही कर देता है। तो ये चीज मेरे ओपिनियन में यिरी का सबसे बड़ा वेपन है। सच में ऐसा यूनिक फाइटर हमने आज तक नहीं देखा है, जो कि स्टार्टिंग में फाइट्स को हार रहा होता है, स्किल वाइज भी लगता है कि वो फाइट को हार जाएगा, बट फिर लेटर राउंड्स में उसका ओपोनेंट प्रेशर से ब्रेक होने लग पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि यिरी प्रोहास्का टेक ओवर कर रहा है और ब्रूटली ओपोनेंट को नॉकआउट कर रहा है। बट क्या इस बार ऑन पेपर जो लग रहा है वही एक्चुअली में फाइट में होने वाला है, जहां पर कार्लोस अल्बर्ग मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा यूनिक फाइटर है यिरी प्रोहास्का के लिए, क्योंकि अनलाइक बाकी फाइटर्स जो अपने बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर देते हैं पहले के राउंड्स में फिनिश करने के लिए, उससे कंप्लीट ऑपोजिट है कार्लोस अल्बर्ग, जहां पर वो ज्यादा अपने काउंटर पंचेस पे रिलाई करता है, वो आने देता है ओपोनेंट को खुद के पास और फिर वहां से वो नॉकआउट को निकालते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर वो नॉकआउट को नहीं भी निकाल पाता है तब भी वो अपने काउंटर गेम से डिसीजन को विन कर जाता है। तो डेफिनेटली इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि बार बार यिरी प्रोहास्का चाह रहा है कि अल्बर्ग के साथ वो स्क्रैप कर ले, जहां पर फिर उसके पास अपर हैंड हो, बट कार्लोस अल्बर्ग जो कि वो ज्यादा टेक्निकल है मैं बोलूंगा, वो अपने स्किल्स को दिखाते हुए काउंटर पंचेस को लैंड कर रहा है और एकदम से सर्कल कर जा रहा है। नॉट ओनली इससे यिरी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जहां पर फिर उसका डिफेंस और भी ज्यादा डाउन चले जाएगा। तो आई एम नॉट गोना लाई गाइस, ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है जहां पर कार्लोस अल्बर्ग फ्रस्ट्रेट ही कर दे रहा है यिरी को और फाइट को विन कर रहा है बाय डिसीजन। बट ऑफ कोर्स ये जो पॉसिबिलिटी है इस पर मैं इतना बिलीव नहीं करता हूं। टाइम एंड टाइम अगेन हम देख चुके हैं कि अगर यिरी का ओपोनेंट एलेक्स परेरा नहीं है तो फिर यिरी कहीं ना कहीं से वो पाथ को फाइंड कर ही लेगा, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद उसे नॉकआउट कर दे रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर एग्जैक्टली ये होने वाला है, जिधर कार्लोस अल्बर्ग पहले के 2 राउंड्स में तो काफी अच्छी फाइट करेगा, और अगर तुम नोटिस कर रहे होंगे यिरी प्रोहास्का ने खुद इस चीज को बोला है कि कार्लोस अल्बर्ग का लेफ्ट हुक काफी अच्छा है और उसकी किक्स काफी अच्छी हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर कार्लोस अल्बर्ग वही थ्रो करने वाला है, क्योंकि बार बार हमने देखा है यिरी की लेग्स को टारगेट करना काफी आसान है, तो यहां पर भी अल्बर्ग वो करेगा और स्टार्टिंग राउंड्स में काउंटर पंचेस को भी लैंड करेगा। बट वी नो कि यिरी प्रोहास्का को इससे बीट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये सब लेने के बाद भी यिरी प्रोहास्का मार्च डाउन करने वाला है कार्लोस को, और राउंड 2 के एंड या फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम कंप्लीटली डिफरेंट गेम को देखने वाले हैं, जहां पर अब यिरी ज्यादा पंचेस को लैंड करने लग पड़ा है। कार्लोस अल्बर्ग बैकफुट में बार बार जा रहा है, वो टायर्ड सा होने लग पड़ा है इतना ज्यादा बैकफुट में मूव करता हुआ, वहीं से यिरी उसे ब्रेक करने लग पड़ता है और इवेंचुअली नॉकआउट को फाइंड कर लेता है। ये चीज एग्री करते हैं सारे, यिरी प्रोहास्का का जो डिफेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काफी ज्यादा पंचेस को अपने फेस पे लेता है, वो हर्ट भी काफी हो जाता है। बट लास्ट ही खलील राउंट्री के फाइट में हमने देखा था कि यिरी प्रोहास्का बेशक अपने हैंड्स को अभी भी डाउन में रख रहा है, बट जो हेड मूवमेंट है वो उसने काफी अच्छी कर ली है,
जहां पर खलील जितने फास्ट फाइटर के वो पंचेस को डॉज कर रहा है अपनी हेड मूवमेंट से, तो ऑब्वियसली जो उसका डिफेंस है वो समवट थोड़ा सा बेटर हुआ है। और एक बात मैं यहां पर कार्लोस अल्बर्ग की भी करना चाहता हूं, अगर तुम अल्बर्ग की फाइट्स को देखोगे तो जिन फाइट्स को वो नॉकआउट से विन किया है वहां पर उसके ओपोनेंट पागलों की तरह उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। एंड वी नो कि अल्बर्ग की काउंटर गेम काफी अच्छी है, तो इसीलिए वो अपने हुक्स को लैंड करते हुए उन ओपोनेंट को नॉकआउट करते रहे। बट जब फाइटर्स लाइक वोल्कन ऑस्टमीर आ रहे हैं जो कि ज्यादा थोड़े से टेक्निकल फाइटर हैं, तो फिर अल्बर्ग को डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ रही है। ऑल्सो इसके साथ एक और बात, हमने एक्चुअली में फाइट में कार्लोस अल्बर्ग को ब्रेक होते हुए देखा है, जहां पर सिंगल डिफीट जो उसके करियर में वो पहली यूएफसी फाइट अगेंस्ट केनेडी आया था, जहां पर केनेडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालता है और कार्लोस अल्बर्ग थोड़ा सा ब्रेक होने लग पड़ता है। उसका जो टेक्निकल गार्ड है वो डाउन हो जाता है, वो पंचेस को स्विंग कर रहा होता है और बूम, वहीं पर पंचेस लेने पर वो नॉकआउट हो जाता है। फाइट में अगर सब कुछ अकॉर्डिंगली गया तो एग्जैक्टली यहां पर यिरी प्रोहास्का यही करने वाला है, जिधर वो अल्बर्ग का जो डिफेंस है उसे पूरा ब्रेक कर देगा, उसे बैक फुट में ही रखेगा। और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है यिरी प्रोहास्का टू विन बाय राउंड 3 या फिर राउंड 4 नॉकआउट। अगर तो तुम्हारे ओपोनेंट का नाम एलेक्स परेरा नहीं है तो अभी तक यिरी प्रोहास्का हारा नहीं है किसी से यूएफसी में, जहां पर हमेशा किसी ना किसी वे से उसे ऑप्शन मिल जाता है अपने ओपोनेंट को हर्ट करने का। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में सबको लगे कि कार्लोस अल्बर्ग बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा है, वो यिरी को डिस्टेंस क्लोज करने नहीं दे रहा है, उसने लेग किक्स को बार बार थ्रो करके यिरी की लेग भी चॉप कर दी है। बट इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ही पहले 2 राउंड्स ओवर होंगे, थोड़ा सा अल्बर्ग का जो फुट मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा, तब जाकर यिरी प्रोहास्का के जो पंचेस हैं वो लैंड होने लगेंगे और जो उसका इतना ज्यादा प्रेशर है वो इफेक्ट डालने लग पड़ेगा कार्लोस अल्बर्ग के स्टैमिना पर। तो मैं यहां पर जा रहा हूं समुराई यिरी प्रोहास्का के साथ, जहां पर मुझे लगता है वो लाइट हेवीवेट का 2 टाइम चैंपियन बनने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी सारी प्रेडिक्शंस। देखते हैं फाइट में क्या होता है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस पूरे कार्ड को लेकर। क्या लगता है तुम्हें कि कार्लोस अल्बर्ग के पास वो पूरी एबिलिटी है यिरी को बीट करने की, या फिर यिरी प्रोहास्का वंस अगेन अपने ओपोनेंट को ब्रेक करके विन करने वाला है? तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।